आज के मुख्य समाचार। मई में ठंड से कांपा हिमाचल। मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान। चंबा में मुआवजे को लेके भड़का चना आक्रोश। संदीप ने भारद्वाज ने सुक्खू सरकार को घेरा। शिमला के रिज मैदान से महिला समिति का बड़ा आंदोलन। सोलन वार्ड 5 में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। संदीप ने भारद्वाज, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बार फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार को वसूली सरकार करार देते हुए आरोप लगाया कि जनता को राहत देने के बजाय उस पर लगातार आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। संदीप ने भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वे वादे जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और उल्टा आम लोगों से अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने नगर निगम की व्यवस्थाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि कूड़ा एकत्र करने के लिए शुल्क में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो सीधे तौर पर हर घर के बजट को प्रभावित करती है। इसके साथ ही उन्होंने शहरों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के फैसले की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि पहले जहां 2 घंटे तक वाहन खड़ा करने पर 15 रुपए का शुल्क लिया जाता था, उसे बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 24 घंटे के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर 260 रुपए कर दिया गया है, जो आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी अधिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि यही कांग्रेस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है, जिसका वादा चुनावों के दौरान किया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी है और कई फैसले राजनीतिक दबाव में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इन अहम मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है। उनका कहना है कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ी है, जबकि जनता पर नए नए टैक्स और शुल्क थोपे जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधे जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि बढ़े हुए शुल्क से मिलने वाला पैसा आखिर किस दिशा में खर्च किया जा रहा है, तो आने वाले समय में लोग इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्मा गया है। एक और भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है, वहीं कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई और शुल्क वृद्धि के मुद्दे पर आम जनता के बीच चर्चा भी तेज हो गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा आगामी समय में किस तरह राजनीतिक दिशा तय करता है। नमस्कार। सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये व्यवस्था परिवर्तन का एक आज और नमूना आपके सामने आया है। हम इसको वसूली सरकार ना कहें तो क्या कहें। हालत यह है कि म्युनिसिपल कमेटी में जो कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उसका जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो 10% से बढ़ा दिए हैं, और शहर की जो पार्किंग है, उस पार्किंग में जहां 2 घंटे तक सिर्फ 15 रुपए लगते थे, वो 25 कर दिए गए हैं, और 2 घंटे से 4 रुपए जो 25 रुपए से 50 रुपए कर दिए गए हैं, और 24 घंटे का तो शुल्क 260 रुपया इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने वसूली टैक्स के रूप में किया है। हालत यह है कि जो शहर में दुकानदार हैं, उन उपभोक्ताओं के ऊपर भी टैक्स के नए नए कारनामे ये सरकार कर रही है। उपभोक्ता टैक्स को नीचे उसमें जहां 445 रुपए से 1037 रुपए कर दिया, लगभग 250% का इजाफा कर दिया। ये इस सुक्खू सरकार का नया कारनामा आज आपके सामने इस सरकार ने करके दिखाया है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन में टैक्स वसूली की सरकार है, और टैक्स वसूली के रूप में ये फिर से ये नया कारनामा आपके सामने लाई है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा निर्णय करती है, इसका विरोध करती है, इस टैक्स वसूली के इस इंक्रीज का, और भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों को लेकर के सड़क में आएगी और इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की
इन आम लोगों के विरोध पक्ष की जो चीजें थी जिसको उसने वसूली के रूप में इस तरह से बढ़ाया है, उसको आम लोगों तक पहुंचाएगी और सड़क पर लेकर के आंदोलन के रूप में कार्य करेगी। नमस्कार। जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम और बागवानों को हो रहे नुकसान को लेकर आज सचिवालय में बड़ा बयान दिया। सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मौसम ने पूरी तरह से अपना मिजाज बदल दिया है, जिसका सीधा असर किसानों और बागवानों की फसलों पर पड़ रहा है। मई महीने में लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और कई इलाकों में हीटर तक लगाने की जरूरत भी महसूस हो रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में लगातार बारिश, ओलावृष्टि और ठंड का दौर जारी है। सामान्य तौर पर मई के महीने में जहां गर्मी पड़नी चाहिए थी, वहीं इस पर ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मौसम में हो रहे इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर बागवानी और फल उत्पादन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। मई के महीने में लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होते जा रहे हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब समेत अन्य फलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में फलों की फ्लावरिंग और शुरुआती फसल पर भी असर पड़ा है। पेड़ों से बड़ी संख्या में फल गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का पूरा आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पहली नजर में नुकसान काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि ने बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मंत्री ने कहा कि फलों के नुकसान का अभी पूरी तरह आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहली नजर में काफी नुकसान दिखाई पड़ता है। मंत्री ने मौसम में लगातार हो रहे बदलाव पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले मौसम का एक निश्चित चक्र होता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है तो कभी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। इसका सीधा असर खेती और बागवानी पर पड़ रहा है। इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत और जिला परिषद स्तर की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी होती है और सभी को अपने अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार का करना है वह प्रदेश सरकार ही करेगी, जो जिला परिषद को कार्य दिया जाता है वह जिला परिषद ही करेगा और जो पंचायत प्रधान का कार्य होता है वह पंचायत स्तर पर भी समाप्त होगा। कुल मिलाकर हर मुद्दा विकास कार्य से ही जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि कई बार जिला परिषद के कुछ लोग अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक बातें करने लगते हैं, लेकिन हर संस्था की अपनी जिम्मेदारियां तय होती है। विकास कार्य तभी बेहतर तरीके से हो सकते हैं जब सभी संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें। मंत्री ने केंद्र की ओर से मिलने वाली राहत राशि पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम से प्रभावित किसानों को जो राहत मिलती है वह काफी कम है। उन्होंने कहा कि नुकसान की तुलना में सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है, जिससे प्रभावित लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती है। प्रदेश में लगातार खराब मौसम के चलते बागवानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में सेब, आड़ू, पलम और अन्य फलों की फसल प्रभावित हुई है। बागवानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे जो है पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री भी आफ्टर ऑल पार्टी के कार्यकर्ता है, तो सब जगह पे ड्यूटियां लगती है और जगह भी लगी है, आपके मंडी में भी लगी है। जिला परिषद का अपना अलग से जो है एक ये कि संविधान में व्यवस्था है, और जो काम जिला परिषद ने करना है या पंचायत समिति या पंचायतों ने करना है वो अलग दायरा है, और जो प्रदेश सरकार ने जो कार्य करने हैं वो अलग दायरा में है। पर ओवरऑल जो है सारा का सारा जो है मुद्दा तो विकास का ही होता है। और इसमें जो है आप अगर देखें तो जिला परिषद वाले जो है अपने लेवल पर बहुत सारी बातें कहते हैं, परंतु कुछ जो उनका कार्य क्षेत्र है अब उससे ऊपर वो भी मतलब अगर कोई वादा करते हैं तो वो पूरा करना भी संभव नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो है डेवल्यूशन ऑफ पावर्स है, सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से बजट के कंस्ट्रेंट्स भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही आगे कार्य होते हैं। सर, मौसम की बेरुखी लगातार अभी तो मौसम जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इसमें बदलाव आ ही रहा है। अभी महीना मई का हो गया, फिर भी यहाँ पर शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड है, हीटर तक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव तो हमारे फलों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। पर अभी ये बहुत जल्दी है कि इसका मूल्यांकन करना। ठीक है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ओलावृष्टि हुई है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ जगह पे फ्लावरिंग के समय
काफ़ी जो है मौसम ठीक नहीं रहा, उससे भी जो है फसल के ऊपर नुकसान ज़रूर हुआ है। इसका जो है एक राहत मैनुअल जो हम देते भी हैं तो वो बहुत कम है केंद्र सरकार का। हमने बार बार आपके माध्यम से भी बागवानों से आग्रह करते रहे कि जो वेदर बेस्ड हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी तरफ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों को उसमें अपने आप को शामिल करने की ज़रूरत है। अभी केवल हिमाचल में जहाँ 2.5 लाख बागवान है, 75,000 से भी कम लोगों ने जो है इसमें जो वेदर बेस्ड हमारा क्रॉप इंश्योरेंस है इसका जो है फ़ायदा उठाया है, और जिन्होंने उठाया उनको अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। तो सरकार की तरफ से तो कोशिश होती है कि राहत किसी न किसी का दिया जाए। जैसे 2023 में कहिए, आप 25 में कहिए, हिमाचल सरकार ने यहाँ पर आर्थिक कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो केंद्र सरकार का राहत मैनुअल है उससे कई 100 गुना बढ़कर जो है बागवानों को भी, और जो आपदा पीड़ित चाहे मकानों का था वो जो है उसमें पैसे दिए हैं। परंतु ये हमेशा देने के लिए भी जो है आगे संभव नहीं है। फिर भी प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी मूल्यांकन करने के बाद कि कितना जो है नुकसान बागवानी का हुआ है या कृषि का हुआ है। शिमला के रिज मैदान में आज कमला नेहरू अस्पताल बचाओ अभियान के तहत जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया और कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और सरकार से फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। महिला समिति का आरोप है कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक KNH को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। समिति ने यह भी कहा कि वर्षों से महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला यह अस्पताल प्रदेश की पहचान बना हुआ है, लेकिन अब सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी में है। महिला समिति ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के पीछे असली मंशा अब सामने आने लगी है। समिति ने दावा किया है कि अस्पताल की जमीन और भवन का इस्तेमाल भविष्य में विधायक हॉस्टल के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से ज्यादा विधायकों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। समिति के राज्य महासचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि सरकार एक सुचारू रूप से चल रहे अस्पताल को उजाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को कमजोर करना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की असली मंशा सामने आ चुकी है। महिला समिति ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने कहा था कि केवल गायनी विभाग को आधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा और मातृ एवं शिशु अस्पताल को यथावत रखा जाएगा, लेकिन अब सरकार ने मातृ एवं शिशु अस्पताल को भी IGMC में शिफ्ट करने की योजना बना दी है। समिति का कहना है कि सरकार अपने ही पुराने बयानों से पीछे हट रही है और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। फाल्मा चौहान ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पहले कहते थे कि केवल गायनी विभाग को शिफ्ट किया जाएगा और मातृ एवं शिशु अस्पताल को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब पूरा अस्पताल ही शिफ्ट करने की तैयारी है। यह साफ दिखाता है कि सरकार अपने ही वादों पर कायम नहीं है। महिला समिति ने दावा किया कि कमला नेहरू अस्पताल महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संस्थान है, जहां उनकी जरूरतों और प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि अस्पताल को IGMC में शिफ्ट किया गया तो महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना होगा। समिति का कहना है कि अलग महिला अस्पताल होने के कारण महिलाओं को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिलता है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और अन्य महिला मरीजों के लिए अलग व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि IGMC पहले ही मरीजों के भारी दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में वहाँ अतिरिक्त भार डालना स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावित करेगा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि सरकार एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने के नाम पर महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कमला नेहरू अस्पताल को उसी स्थान पर मजबूत किया जाना चाहिए। रिज पर आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर सरकार के फैसले का विरोध किया। महिला समिति ने लोगों से अपील की है कि वे अस्पताल बचाने की इस लड़ाई में आगे आए। समिति की कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी भावनाओं और भरोसों का केंद्र है।
वर्षों से प्रदेश के दूर दराज इलाकों से महिलाएं यहाँ इलाज के लिए आती रहती है। ऐसे में इसे कमजोर करना जनता के हितों के खिलाफ होगा। महिला समिति ने साफ कहा कि यदि सरकार ने अस्पताल को शिफ्ट करने का फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर की महिलाएं सड़कों पर उतरेगी और सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। फाल्मा चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कमला नेहरू अस्पताल में ही गायनी और मातृ एवं शिशु अस्पताल की सभी सुविधाओं को मजबूत किया जाए और अस्पताल को शिफ्ट करने की योजना को तुरंत रद्द किया जाए। कमला नेहरू अस्पताल को लेकर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है आंटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की मंगली पंचायत में आपदा के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। पंचायत के कई लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा में उनके घर, खेत और पशुधन को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन कई सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने समय पर नुकसान का आकलन करवाया, संबंधित अधिकारियों को आवेदन भी दिए, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिल पा रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आपदा के दौरान कई परिवारों के घर आंशिक और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई और कई लोगों के मवेशी भी मारे गए। इसके बावजूद राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया बेहद धीमी दिखी। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी मौके पर जाकर सर्वे तो करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजा जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो जिला मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। एक ही होया सुखू मोया, एक ही होया सुखू मोया, उसे एक ही होया सुखू मोया, 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 एक ही होया सुखू मोया। साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। आज एक हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और ये धरना प्रदर्शन सुक्खू की सरकार के खिलाफ है। मैं चंबा की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये जो सरकार है ये भिखमंगों की सरकार है। आप कह रहे होंगे कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह है, ये भिखमंगों की सरकार किस तरह है। तो मैं चंबा की जनता को, जो हमारी देवतुल्य जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि आए दिन जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, आए दिन चंबा में ढंढोरा पीटते रहते हैं कि हमने आपदा के पैसे दे दिए, सबको दे दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर आपदा का पैसा जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है खा गया। और ये हमारा ओपन जो है इल्जाम है, आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा का पैसा खा गया है। ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये पक्षपात रवैया अपनाती है। भटियात के हमारे
विधानसभा अध्यक्ष और सदर विधायक चंबा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे चंबा और चुरा के लोगों के जो आपदा में नुकसान हुआ था 2025 का, वो आज दिन तक जो है उसका मुआवजा नहीं दिया। और चंबा की हमारी देवतुल्य जनता जानती है कि जब ये भाषण देते हैं तो बड़ी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हमने आपदा का पैसा दे दिया। मैं इस भ्रष्टाचारी सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं इन चोरों के सरदारों को पूछना चाहता हूं, और ये जो झूठों के सरदार है, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो झूठों का सरताज है। वो हर वक्त जो है झूठ बोलता है, और ये झूठों का सरदार जो है, बड़े कम दिन रह गए इसको जो हिमाचल प्रदेश में, और इसका सुपड़ा साफ होने वाला है 2027 में। हमारे चुरा के लोग आए हुए हैं, 2025 का नुकसान हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि इनके घरों की हालात क्या है, ये आपको मैं तस्वीरें बताता हूं। ये इनका मकान है, देखिए इनके मकान के ऊपर जो है वृक्ष पड़ गए हैं और सारा मकान जो है डैमेज हो गया। और मैं दूसरा एक और आपको चित्र बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये सुक्खू की सरकार ने इनका किस तरह बेड़ा गर्क किया है। ये देखिए, ये सारे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये देखिए, ये सारे मकान जो है इनके क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और बताता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और ये पूरा का पूरा बड़ा पेड़ जो है मकान के ऊपर गिर गया है। और देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गरीबों का घर जो है किस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये प्रशासन वाले ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की चमचागिरी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इनको भी सुधारना होगा हमें। मैं इन अधिकारियों को, और ये जो एसडीएम है, तहसीलदार है, डिप्टी कमिश्नर है, इनको भी मैं आगाह करना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं कि आप जो है अधिकारी हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए आपको जो है नौकरी मिली है, सेवा करने के लिए नौकरी मिली है, ना कि आप विधायकों की, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री की चमचागिरी करने के लिए आप बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मई का महीना पूरी तरह बदले हुए मौसम के साथ गुजर रहा है, जहां देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण मौसम सुहावना और ठंडा बना हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। सबसे अधिक चर्चा राजधानी शिमला के तापमान को लेकर हो रही है। यहाँ 19 साल बाद मई महीने में अधिकतम तापमान में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इन दिनों शिमला का अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से काफी कम है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले वर्ष 2007 में मई के दौरान अधिकतम तापमान केवल 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। इसके बाद लगातार वर्षों तक मई में तापमान सामान्य या उससे अधिक रहा, लेकिन इस बार मौसम ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश के कई झीलों में तापमान सामान्य से लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। आमतौर पर मई के महीने में भीषण गर्मी झेलने वाले मैदानी झीलों में भी इस बार लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे झीलों में जहां मई में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता था, वहां इन दिनों तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मई के महीने में इस तरह की ठंडक पिछले कई वर्षों में देखने को नहीं मिली है। सुबह और शाम के समय लोग हल्के गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है। पर्यटकों के लिए यह मौसम बेहद सुहावना साबित हो रहा है और पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बुधवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। रोहतांग पास सहित प्रदेश के ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई।
बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर ठंड और बढ़ गई। कई स्थानों पर बादलों के घिरने और तेज हवाओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं रामपुर, चंबा और कुल्लू में ओलावृष्टि हुई। कई क्षेत्रों में भारी मात्रा में ओले गिरने से सड़कें और खेत सफेद चादर की तरह नजर आए। राजधानी शिमला में भी दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। विशेष रूप से कुल्लू और लाहौल घाटी के निचले क्षेत्रों में खराब मौसम का असर फसलों और बागवानों पर पड़ रहा है। सेब, गेहूं, जौ, मटर और आड़ू की फसलों को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आई हैं। बागवानों का कहना है कि इस समय सेब के पौधों में फूल और छोटे फल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में लगातार बारिश और ओलावृष्टि से उत्पादन प्रभावित हो सकती है। वहीं गेहूं और जौ की तैयार फसलों को भी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मई के शुरुआती 6 दिनों में प्रदेश में सामान्य से 28% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 से 6 मई के बीच प्रदेश में सामान्य तौर पर 13.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 17.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कुछ जिलों में सामान्य से कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड की गई। बिलासपुर में 367%, सिरमौर में 336, ऊना में 317, सोलन में 304, शिमला में 284, हमीरपुर में 197, कांगड़ा में 168, मंडी में 107% अधिक वर्षा दर्ज की गई। हालांकि कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश भी हुई है। चंबा में 49%, किन्नौर में 51, कुल्लू में 6%, लाहौल और स्पीति में 79% कम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस असामान्य मौसम का मुख्य कारण है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में बार बार बादल छा रही है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के महीने में इस तरह की लगातार गतिविधियां सामान्य नहीं मानी जाती है। मौसम विभाग ने वीरवार को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और तेज तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। दूसरी ओर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ बना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 मई तक प्रदेश में धूप खिली रह सकती है, लेकिन तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। हालांकि 11 और 12 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दोबारा बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। मई में ठंडे मौसम का असर पर्यटन उद्योग पर भी देखने को मिल रहा है। शिमला, मनाली और कुल्लू जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहता है तो पर्यटन कारोबार को अच्छा लाभ मिल सकता है। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल सोलन में लगातार गर्माता जा रहा है। चुनाव प्रचार के बीच वार्ड 5 में कांग्रेस ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान कांग्रेस समर्थकों ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की और नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पार्षदों पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशियों की जमकर सराहना की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वार्ड 5 में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है जो जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं वे काफी ज्यादा ईमानदार और मेहनती लोग हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी लंबे समय से जनता के बीच कार्य कर रही है और लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार काम और विकास के आधार पर मतदान करेगी। हर्षवर्धन चौहान ने वार्ड में पूर्व भाजपा पार्षदों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा पार्षद क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पहले भी भाजपा के पार्षद रहे हैं, लेकिन कोई खास कार्य नहीं हुआ है। लोगों के बीच जाकर हमें यह जानकारी मिली है कि पिछले 5 साल तक भाजपा पार्षदों ने जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर विकास के मुद्दे उठा रही है, जबकि भाजपा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है। मंत्री ने दावा किया कि
इस बार नगर निगम चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी। उद्योग मंत्री ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत स्थिति में है और जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार को और तेज करने का आह्वान किया और कहा कि घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड स्तर पर लगातार जनसभाएं, बैठकों और प्रचार अभियानों का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 5 नंबर वार्ड में हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती गीतांजलि शर्मा जी, उनके ऑफिस का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है और ये बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है और इन्होंने इस वार्ड में कुछ भी ना होकर के जो है वो बहुत काम किया है, क्योंकि इस वार्ड में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं और उसके बावजूद भी इस वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ लोग शिकायतें कर रहे हैं कि 5 साल तक जो है वो भाजपा के पार्षद ने जो है यहाँ कोई काम नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि सोलन में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। 5 नंबर वार्ड भी जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, मगर लोग अब तंग आ चुके हैं। हमारे गीतांजलि शर्मा जी जो हमारी कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से जीतेंगे। अब जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, पानी की समस्या है, ठीक बात है कि पानी की समस्या है क्योंकि सोलन एक बहुत बड़ा ग्रोइंग टाउन है, मगर सरकार द्वारा जो है वो नोटिफाई करके कैबिनेट में फैसला लिया है कि 1000 लीटर के पीछे जो है वो 14 रुपये पर 1000 रेट किया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद हो जाएगी। अब जो गार्बेज कलेक्शन वाला भी है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नई प्रणाली शुरू की जाती है तो उसको सुचारू रूप से चलने में थोड़ा समय लगता है और यहाँ जो गार्बेज का रेट है वो 50 रुपये पर हाउस है, जो कि नाम मात्र कोई बड़ा नहीं है। अगर हम और कॉरपोरेशन की तुलना में देखें तो वहाँ पे बहुत हाई रेट रहा है। निश्चित रूप से सोलन को एक विकसित शहर के रूप में, एक मॉडर्न शहर के रूप में जो है उसको बनाया जाएगा और यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है सोलन शहर के प्रति, उसको भी जल्द रिलीज किया जाएगा, उस पर हम काम किया जा रहा है। और हमारा जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात रही है कि इस चुनाव को जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक होकर के धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में लड़ा जा रहा है। और कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है और कांग्रेस में कोई प्रत्याशियों द्वारा जो है वो बगावत के रूप में बहुत कम वार्डों में देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में है। लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है। इसके बावजूद भी कि हिमाचल प्रदेश का आर्थिक रूप से गला घोटने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं कि आरडीजे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जिस वक्त से हिमाचल प्रदेश बना है उस वक्त से मिलती थी, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 16th फाइनेंस कमीशन ने उसको बंद किया गया है। इस आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है। अब हम बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि 2017 से 2022 तक जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी को लगभग 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में मिला है और 16,000 करोड़ रुपए के रूप में जो जीएसटी कंपनसेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो मिला है। तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए मिला। हिमाचल प्रदेश को हमारी कांग्रेस की सरकार जो 2022 के आखिर में बनी, 3 साल में हमें केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 17,000 करोड़ रुपए मिला है। अब इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। पहले आप जानते हैं राजनीतिक आपदा आई, विधायकों, कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करके सरकार को गिरने की कोशिश की है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राजनीतिक आपदा को पार किया। फिर प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ रुपया का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, 8-10 हज़ार करोड़ का 2025 में हुआ। मगर इतना लॉस होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक नया पैसा आर्थिक पैकेज के रूप से, प्राकृतिक पैकेज के रूप में नहीं आया।